बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी या सिंपली कहें तो कैटेनरी चैप्टर से है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म चैन, यहाँ पर यूनिफॉर्म चैन को जब हम हैंग करेंगे, सस्पेंड करेंगे, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल, अगर 2 पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्म चैन को जब सस्पेंड करेंगे तो एक कैटेनरी बनती है, हम लोगों को पता है। उसमें बात चल रही है लेंथ की। इफ़ द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म, यानी लेंथ को क्या किया जा रहा है, इस एडजस्टेड लेंथ को एडजस्ट किया जा रहा है। और किसकी, ये एक यूनिफॉर्म चैन है, अगर 2 पॉइंट पर यहाँ पर हैंग किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा तो कैटेनरी बनेगी, यानी कैटेनरी की लेंथ को एडजस्ट किया जा रहा है। सो एज द टेंशन एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, यानी जहाँ से ये जो यूनिफॉर्म कैटेनरी को सस्टेंड किया जाता है वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट होंगे, तो उन पॉइंट पर ये टेंशन जो है वो मिनिमम हो। फॉर दैट, इसके लिए पर्टिकुलर स्पान 2D, लेकिन स्पान जो है वो 2D रखा जाएगा। सो दैट द इक्वेशन टू डिटरमाइन C इज़ कॉट हाइपरबोलिक D/C इज इक्वल टू D/C। तब C की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, यानी जब टेंशन मिनिमम होगा पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर तब C की वैल्यू इस तरीके से आएगी। ये फिगर जब बनाएंगे तब बात और ये क्लियर हो जाएगी कि किस के बारे में बात चल रही है। अगर हम 2 पॉइंट्स को एक ही हॉरिजेंटल लेवल पर लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हम 2D लेंगे, जैसे कि इन्होंने स्पान बोला, तो इस वैल्यू को स्पान बोलेंगे तब जब इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम एक स्ट्रिंग को, एक चैन को हैंग करेंगे जो कि यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म चैन को हम यहाँ पर सस्पेंड कराते हैं तो एक कॉमन कैटेनरी बनती है। तो कॉमन कैटेनरी जो बन रही है तो इसमें इस लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम थोड़ा सा इसे खींच के कर सकते हैं। यानी इन 2 पॉइंट्स पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर टेंशन होगा इस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा टेंशन होता है, इस T, और ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो इस A पॉइंट पर जो टेंशन होगा या B पॉइंट पर टेंशन होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही लेवल पर हैं, इसलिए तो वो टेंशन हमें मिनिमम जब होगा तब हमें C की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से मिलेगी, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम C की बात कर लें। C एक्चुअल में क्या होगा, ये कॉमन कैटेनरी जो बन जाती है तो इसका जो एक्सिस है इसको हम Y एक्सिस मान लेते हैं, और इसके जो लोवेस्ट पॉइंट C होता है तो इसके कोऑर्डिनेट को हम 0, स्मॉल c कह देते हैं। उसी C के बारे में ये बात चल रही थी, क्योंकि इस लोवेस्ट पॉइंट C से स्मॉल c डिस्टेंस पर ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है C कैपिटल, और स्मॉल c लेंथ को डिनोट कर रहा है इस पॉइंट से लेके जो ओरिजिन है वहाँ तक, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहाँ दोनों कट करते हैं वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इस स्मॉल c डिस्टेंस पर ये पॉइंट रखना है। और ये एडजस्ट C की वैल्यू है, वेरिएबल है, C को हम चेंज करेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा कस देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, C की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा ढीला कर देंगे चैन तो इसके बाद लटकती रहे, उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो A और B के बीच में जो पोर्शन यहाँ पर हैंग कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, उससे कैटेनरी मानना है और उसको ही लेंथ बोलेंगे कैटेनरी की। बाकी तो आप इसके बाद में यहाँ पर ऐसे करके जो है पकड़ सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा ढीला करेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा और C की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसको हम खींच लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, C की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम कितना करें, ये ऊपर नीचे C की वैल्यू कितनी रखें कि यहाँ पर जो टेंशन हो मिनिमम हो, इस चीज़ को हमको फाइंड करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा T जो टेंशन है हमें A पर फाइंड करना है, उसका कनेक्शन C से जोड़ना पड़ेगा। वो किस तरीके से डिपेंड करता है उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो कैटेनरी के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन T होता है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं ओमेगा Y होती है। Y उस पॉइंट का
जिस पॉइंट पर हम टेंशन फाइंड करें उस पर वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे इस पॉइंट पर अगर टेंशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वाई, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है। और ओमेगा के बारे में मालूम है कि ये यूनिट लेंथ के वेट को डिनोट करता है, यानी पूरा वेट इसका होगा जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू, और इसकी टोटल लेंथ माना कि 12 है, तो एक यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या यूनिट लेंथ का वेट हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान में 12। इसी को इन्होंने ओमेगा बोला गया है, ओमेगा हम लोग बोला करते हैं। तो इसमें फार्मूला हम लोग मालूम है टी बराबर ओमेगा वाई होता है। और ये जो कि कैटेनरी है और कैटेनरी का में जो हम लोग जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन होता है कैटेनरी का, y इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी होता है। क्योंकि हमें कनेक्शन करना था t का c के साथ में, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे t की वैल्यू हो जाएगी, हम y की वैल्यू जब ये पुट करेंगे c इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। इस तरीके से हम देख रहे हैं t की वैल्यू जो है वो c पर डिपेंड कर रही है, बाकी चीज़ कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर ये तो जनरल केस में t की वैल्यू है, यानी पूरे कैटेनरी में किसी भी पॉइंट पर टेंशन के लिए फार्मूला है। हाँ, पर्टिकुलर ए पॉइंट की जो कि क्वेश्चन में बात हो रही है, पॉइंट ऑफ जिसे सपोर्ट बोला गया है, इस पॉइंट पर सपोर्ट मिल रहा है इस चैन को, तो ये ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो दोनों पे बराबर होगा, तो हम ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर स्पान जो होता है वो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, यानी ए से लेके इस डी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होगी स्मॉल डी होगी, और ऐसे डी से लेके बी तक की स्मॉल डी होगी, तभी इसको इन्होंने 2D बोला है, तो ये डी हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यानी हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस से डी दूरी पर है, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो डी के बराबर हो जाएगी, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी वही ऑरिजिन से यहाँ पर इसकी ये डिस्टेंस होगी। डी ये है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसलिए ये डिस्टेंस भी डी होगी। तो इस पॉइंट पर यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो डी के बराबर होगी। तो एट पॉइंट ए हम कहेंगे एक्स की वैल्यू डी के बराबर होगी। तो टी की वैल्यू जो है, जो कि ए पॉइंट पर टेंशन डिनोट कर रहा है, ओमेगा सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। अभी ये टी की वैल्यू सी पर डिपेंड कर रही है। टी की वैल्यू जैसे हमने कहा था, हम इसको ढील देंगे तो ये कम हो जाएगी, सी की वैल्यू ये नीचे तक आ जाएगा, और इसे हम कस से खींचेंगे डोरी को तो ये ऊपर उठ जाएगा, सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी हम सी को एडजस्ट करके टी की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी। वो किस तरीके से चेंज होगी, तो उससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि वाई फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है, तो हम जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करके इसको ज़ीरो को बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की कई वैल्यू मिलती हैं, उनमें से यानी ये वो वैल्यू होती हैं जहाँ पर वाई या तो मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम वैल्यू देता है। लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उस इन पॉइंट्स पर, यानी एक्स इक्वल टू x1 पॉइंट पर या फिर x2 पॉइंट पर, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर y जो होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो y जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, तो y की जगह पर अपना ये फंक्शन t है और x की जगह जो है वो c है। तो यानी में डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर t है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल c है, और हमें c के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तभी हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैपिटल T को c के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा जो कांस्टेंट है इसे हम बाहर लिख देंगे। अब हमें डिफ्रेंशिएशन c के रिस्पेक्ट में करना है, c इंटू कॉस हाइपरबोलिक d अपान c का। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, तो इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही यानी कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी सी का सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमने लिख दिया डायरेक्ट 1 के इक्वल है। अब कॉस हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक होता है, ध्यान रहे इसमें माइनस साइन नहीं आता है सर्कुलर फंक्शन के जैसा। तो ये वैल्यू चल रही है डी टी अपान डी सी के बराबर, यानी टी का सी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, ओमेगा बाहर है और सी लिखने के बाद कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक
डी अपान सी इसको सी मानते हुए, लेकिन ये वैल्यू जो है वो सी तो है नहीं, तो इसका दोबारा से हमें सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना होगा, सी के रिस्पेक्ट में डी अपान सी का डिफ्रेंसीशन करना होगा। प्लस दूसरा टर्म में 1 से इंटू करेंगे कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी में, तो उसको एज इट नोट कर लें, ऐसा लिख लें। अब इसके बाद यहाँ पर हमें भी डिफ्रेंसीशन करना बाकी है, ओमेगा सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब यहाँ पर डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो डी क्योंकि फिक्स ये डिस्टेंस बताई गई है, कांस्टेंट है, इसे फिक्स रहती है, तो डी कांस्टेंट है सी के रिस्पेक्ट में, तो डी तो कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंसीशन हमें करना होगा, ये डी डिफ्रेंसीशन के लिए यूज़ हो रहा है, और ये डी जो है वो लेंथ है जो कि ए से डी तक की दूरी है, बी से डी तक की दूरी है, इसे हमने बाहर ले लिया है। और सिर्फ हमें 1/c बचा हुआ है, या हम उसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर ले जाने पर इसमें c की पावर अभी 1 है, ऊपर ले जाने -1 हो जाएगी। और कॉस इसे हम डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी ये वाला टर्म चल रहा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ओमेगा इंटू सी जो कांस्टेंट है, चाहे तो आप साथ साथ लिख दो, सी और डी को साथ साथ लिख दीजिए यहाँ पर सी और डी। उसके बाद में ये साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक घट जाता है, तो -1 में से जब हम एक और माइनस करेंगे तो ये -1 के 2 हो जाएगा, तो -2 पावर हो जाएगी, और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें थोड़ा सा ऐड करके लिखना होगा कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। अगर इसको दोबारा पावर प्लस करना चाहते हैं तो अपान में लिख देंगे, इस माइनस को यहाँ पर शुरू में लिख देंगे। ये डी टी अपान डी सी की वैल्यू है इक्वल टू ओमेगा सी इंटू डी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। माइनस को हमने बोला था शुरू में लिख देंगे, और सी को प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे सी स्क्वायर, प्लस का कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है, सी की ऐसी एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो डी सी की वैल्यू हमें 1 DC इज इक्वल टू मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू माइनस का बचा ये डी सी की एक पावर में बचेगी, और साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। जो इक्वेशन हमसे प्रूव करना वो तो यहीं से हमें मिलेगा, लेकिन हमें फॉर्मूलेटिंग अदा करनी पड़ेगी कि जब मिनिमम तब होता है जब सेकंड डेरिवेटिव टी का जिस पे डिपेंड कर रहा है, यानी सी पे डिपेंड कर रहा है, सी के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तब। तो हम इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, यानी हम डी टी ओवर डी सी फाइंड कर चुके हैं, इसको दोबारा से सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इसकी वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है, ओमेगा जो कांस्टेंट है, उसके बाद ये ब्रैकेट है माइनस डी अपान सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। तो इसमें ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और साथ में हम इस डी ओवर डी टी जो ऑपरेटर है उसको दोनों टर्म पर बांट देंगे। इसमें जो कांस्टेंट है -d से बाहर ले लें, डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको इस साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी का, क्योंकि सी वेरिएबल है तो सी वाले टर्म तो यहाँ रहेंगे, जिनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना होगा सी के रिस्पेक्ट में, कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है। तो जो कांस्टेंट है डी वैल्यू कांस्टेंट ही बाहर ले लिया, ये डी डिफ्रेंशिएशन के लिए है सी के रिस्पेक्ट में। इसको यहाँ पर हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट या सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उसका यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड बेहतर रहेगा। देखो उसके लिए हम इसे यहाँ पर 1 का इंटू मानेंगे, 1/c को फर्स्ट फंक्शन और इसको साइन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट, टी का सी के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, जिसको हमें अगर पॉजिटिव दिखाना होगा क्योंकि टी मिनिमम करना प्रूव करना है। वैसे तो आपको मालूम ही है ये वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती सी के किसी वैल्यू के लिए तो टी जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होती, और अगर अब ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी सी की किसी भी वैल्यू के लिए, या उस वैल्यू के लिए जिस ए पर है, तो हालांकि इसमें तो सी तो पूरी कैटेगरी के लिए एक पैरामीटर होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो हमने कैटेगरी एक बनाई है, ए की वैल्यू से पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, जो ओमेगा है बिल्कुल बाहर कांस्टेंट के तौर पर उसे रखा रहते हैं। फिर उसके बाद में -d है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर बारी आ रही है जैसे कि हमने कहा दो फंक्शन का इंटू कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन 1/c को वैसे लिख दें, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सेकंड फंक्शन यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी है, प्लस सेकंड फंक्शन अब की वैसे लिख दें, यानी साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी को, और फर्स्ट फंक्शन जो कि हमने माना है
1/c उसको ऐसे लिख देंगे। फिर ये तो बंद कर दिए ब्रैकेट, और एक टर्म बचा हुआ है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि कॉस हाइपरबोलिक है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है साइन हाइपरबोलिक होता है। ध्यान रखें कि माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन हमने d/c को c मानते हुए डिफ्रेंशिएशन किया है, इसलिए इसको दोबारा से c के रिस्पेक्ट में d/c का डिफ्रेंशिएशन हमें करना चाहिए। अब अगली स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। w यानी ओमेगा है माइनस का d/c। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक होता है d/c। फिर वही बात आ रही है, यहाँ पर c नहीं था, हमने इसे c समझ के किया था, तो इसलिए इसको चैन रूल के अकॉर्डिंग d/c को दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये तो हमारा ये इसकी वैल्यू है। प्लस अभी साइन हाइपरबोलिक d/c को लिखने के बाद 1/c का करना है, तो 1/c अगर करेंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसीडर करना पड़ेगा। इस फार्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए c को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर अभी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ये आ जाएगा तो हम इसे लिख देंगे। अब इसकी बात करते हैं प्लस का साइन हाइपरबोलिक d/c, और इसमें भी d को बाहर ले लीजिए और यहाँ दोबारा से वही काम करना है। c को ऊपर ले जाने पर c की पावर -1 हो जाएगी। अगले स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है t का विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू ओमेगा इंटू -d, एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/c, और यहाँ पर देखिए इस d को जो कि कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे, वो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे d/c भी लिख सकते हैं। और इस टर्म को इनटू में कॉस हाइपरबोलिक d/c चल रहा था। सिर्फ हमारे पास बचेगा वही जो सभी टर्म में दिखाई पड़ रहा है, उसको ऊपर ले जाने पर c की पावर -1 बचेगी। प्लस साइन हाइपरबोलिक d/c, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर माइनस आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, यानी -2 हो जाएगी। ये चीज़ हम कर भी चुके थे, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया। प्लस ये वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक d/c इंटू डी, और इसमें पावर माइनस आगे आ जाएगी, और जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, -2 हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें। ये वैल्यू चल रही है d/c² की वैल्यू चल रही है ओमेगा इंटू -d। तो बस इसका डिफ्रेंशिएशन करना और बाकी रह गया है यहाँ पर हमें। तो d/c इंटू कॉस हाइपरबोलिक d/c यहाँ पर, और पावर आगे की -1, और जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दिया हमने, -2 हो जाएगा। नहीं, डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका c की पावर -1 का। और ये देखिए प्लस माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगी, ये साइन माइनस कर दीजिए जो इस वाले टर्म में से माइनस हो रहा है, और इस c की पावर प्लस करना चाहते तो अपान में लिख दो c², और साइन हाइपरबोलिक d/c है। -1 को यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। एक टर्म और बचा बाद में प्लस का ना हो के ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा। c अपान में लिख लेंगे, d इसमें पहले है तो d/c² हो जाएगा इंटू में साइन हाइपरबोलिक d/c, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव d/c² है इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, अब इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को भी हम खोलते चलेंगे तो देखेंगे माइनस माइनस तो ये हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और d इंटू d² हो जाएगा। c की पावर है, ये c नीचे जब आएगा तो इस 2 पावर और इसके साथ एक मिल के ये 3 पावर बन जाएंगी, तो यहाँ पर c³ कर देंगे इसको। इंटू में है कॉस हाइपरबोलिक d/c, हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, इसका -d का यहाँ पर इंटू करते हुए, और इसका इंटू यहाँ करेंगे, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा। d ऊपर है और ये c² अपान में है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक ये d/c था। और इस टर्म को ऐसे लिखेंगे तो देख रहे हैं कि लास्ट के दोनों टर्म लाइक टर्म है, लेकिन एक टर्म जो है प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो कम्प्लीटली ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है d/c² की, वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि प्लस का ही है ये, ओमेगा हमेशा प्लस रहता है, और d अगर निगेटिव भी हुआ, हालांकि डिस्टेंस है पॉजिटिव होती है, तभी इसका पॉजिटिव होगा। c भी डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है, और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, d/c इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए c की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ c, यानी c पर डिपेंड नहीं करता। अब हमें
यानी टी हमेशा मिनिमा ही रहेगा, टी की वैल्यू कुछ भी हो हम कह सकते हैं टी मिनिमा, और टी मिनिमा के बारे में ही बताना है। देयरफॉर हम कह सकते हैं टी इज़ मिनिमम, टी मिनिमम होगा। और हमसे यही पूछा गया टी जब मिनिमम है तो सी की वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम है जब मिनिमा या मैक्सिमा होता है तो अब आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उससे फाइंड करते हैं। और यहाँ पर सी की वैल्यू आपको एक्सप्लिसिट फार्म में नहीं मिलेगी, इम्प्लिसिट फार्म में मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, वही हमें प्रूव करना है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना बल्कि इक्वेशन की फार्म में इसको दिखाना है। तो हम इसी को बता देते हैं, जब मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। हैंस चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो हम लोग जानते हैं टी का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसकी वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ये फाइंड की थी सेकंड डेरिवेटिव से पहले जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख लीजिए। माइनस का डी आप चाहें तो इसको इक्वेशन भी डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर फिर बुला लीजिएगा, या ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और प्लस का ये वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी, राइट हैंड साइड में 0 में इस ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी, ब्रैकेट में जो है वही वैल्यू मिलेगी, माइनस डी अपान सी साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी इज इक्वल टू 0। फिर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। साइन इस टर्म को तो प्लस कर, इस टर्म को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमें हमारे पास बचेगा कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी इज इक्वल टू प्लस का डी अपान सी साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे इस साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी से तो जो प्रूव करना वो आ जाएगा, और साथ ही साथ हमें राइट हैंड साइड में नहीं लाना है साइन, तो वो साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक अपान साइन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू होती है वो कॉट हाइपरबोलिक के बराबर होती है, कॉट हाइपरबोलिक। ये हमको प्रूव करना था, कॉट हाइपरबोलिक डी अपान सी इज इक्वल टू डी अपान सी होगा जब सी की वैल्यू यानी इस फार्मूले से निकलेगी। यहाँ से सी की वैल्यू मिलती है, वो आप अगर एक्सप्लिसिट फार्म में होते तो सी की वैल्यू कुछ मिल जाती, कुछ भी वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिट फार्म में एक इक्वेशन की फार्म में ये हमें मिली है, कनेक्टेड फार्म में मिली है, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी, जबकि टी जो है वो मिनिमा हो। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।